अर्पिता सबसे पीछे की सीट चुनती है क्योंकि वहां वो खुलकर प्रशांत जी की क्लास को एंजॉय कर सकती है। आखिर पीछे उसे देखने वाला जो कोई नहीं है। आज प्रशांत जी बेहद खुश होते हैं और खुद का गिटार भी लाए हैं। ये देख उनकी एक शागिर्द पूर्वी कहती है, लगता है आज सर का मूड बहुत ज्यादा अच्छा है, तभी तो आज सर का खुद का गिटार यहाँ आया है, मतलब आज की क्लास तो रॉक होने वाली है। ये कहते हुए सारी क्लास के साथ वो हुल्लारे करने लगती है। प्रशांत जी एकदम से सख्त होते हुए मुस्कुराना बंद करते हैं और पूर्वी से कहते हैं, अब अगर तारीफें खत्म हो गई हों तो कल जो सीखा उसे दोहराकर बताएंगे आप, या फिर भूल गई, भूल भुलैया के रास्ते की तरह। उसकी बात सुन पूर्वी थोड़ा सकपका जाती है, जिसे देख प्रशांत कहते हैं, अरे बहुत समय ले रही हैं आप, सुनाइए। ओह सॉरी, ट्यून कीजिए। अर्पिता उस लड़की की ओर देखती है जो थोड़ी सी घबरा रही होती है। वो अपनी सीट से उठती है और उसके पास जाती है और उससे कहती है, एक अच्छे लर्नर की पहचान यही होती है कि उसके अंदर झिझक नाम के शब्द का अस्तित्व ही नहीं होता। अगर आपके गुरु ने आपसे कुछ कहा है तो आपको बिना झिझके तुरंत ही उसे पूरा करना चाहिए। ये सुन पूर्वी अर्पिता की ओर देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे अभी वो ट्यून इतने अच्छे तरीके से नहीं आई है, सो इसीलिए थोड़ा सा हेजिटेशन सी हो रही थी। अर्पिता, हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे, जब तक शुरू नहीं करोगी तो पता कैसे चलेगा कि सीखी कि नहीं। अर्पिता को पूर्वी के साथ सहज होता देख प्रशांत जी कुछ सोचते हैं और अर्पिता से कहते हैं, अर्पिता यहाँ आगे आओ। अर्पिता प्रशांत जी की ओर हैरानी से देखती है और निकलकर बाहर उनके पास पहुंच जाती है। उसके पास आते ही प्रशांत जी उसे धीमे से कहते हैं, मेरे सिर में ना अचानक से पेन होने लगा है, प्लीज आज क्लास तुम हैंडल कर लो, आफ्टर ऑल सीनियर हो तो इतना अनुभव तो होगा ही तुम्हें। व्हाट? अर्पिता हैरानी से प्रशांत से कहती है, सीनियर? यहाँ जूनियर दिख रहे हैं आपको, सारे के सारे ग्रेजुएशन वाले हैं। अर्पिता ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके फुसफुसाहट सुन प्रशांत जी कहते हैं, यहाँ सिर्फ एक ही सीनियर है और वो है पूर्वी, बाकी सब स्नातक में है। और सभी छात्रों से कहते हैं, आज के लिए सॉरी गाइज, अभी मेरी जगह ये क्लास लेंगी आपकी मिस अर्पिता, सो एंजॉय। कहते हुए वो वहां से दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और बाहर जाकर भी वो वहां से जाते नहीं हैं और खिड़की पर खड़े होकर अर्पिता को देखने लगते हैं। प्रशांत जी क्लास नहीं लेंगे ये जानकर कुछ छात्र उठने लगते हैं और क्लास छोड़ते हुए दरवाजे के पास पहुंचते हैं तो अर्पिता अपने ज्ञान और हुनर का उपयोग कर गिटार को ट्यून करती है। दिल चरखे की एक तू डोरी, दिल चरखे की एक तू डोरी, सूफी इसका रंग हाय, इसमें जो मेरा ख्वाब पिरोया, नींदे बनी पतंग, दिल भरता नहीं आंखें, तू थोड़ी देर और ठहर जा। इस सॉन्ग को वो ट्यून कर रुक जाती है। उसकी उंगलियों के ठहरने के साथ साथ सभी के बढ़े हुए कदम भी ठहर जाते हैं। उसकी की हुई ये ट्यून सुन प्रशांत जी मन ही मन कहते हैं, एक दिन ये पूरा सॉन्ग मैं तुमसे सुनूंगा। अब देखना यह है कि उस एक दिन का मुझे कितना इंतजार करना है। वैसे भी वो इश्क ही क्या जिसमें इंतजार की घड़ियां शामिल ना हो। प्लीज एक बार फिर से। कुछ छात्र आती है जिसे सुन पूर्वी कहती है, कोई फिल्मी धुन ट्यून करना आसान है, मुश्किल है तो अपनी खुद की रची गई कोई कविता लाइन उसे ट्यून करना। अगर वो कर सको तो जाने कुछ बात है आप में। कहते हुए वो खिड़की की ओर देखती है जहां खड़े हुए प्रशांत जी उसे अंगूठा दिखा रहे हैं। उसके बाद वो अपना फोन निकालते हैं और उस पर एकेडमी के मैनेजर के लिए एक संदेश लिखते हैं, आप अभी के अभी मेरी क्लास में आइए, और मैसेज भेज देते हैं। पूर्वी की बात सुनकर अर्पिता मुस्कुराते हुए कहती है, हम में कोई बात है या नहीं, ये आपकी रजामंदी पर निर्भर नहीं करता। अगर बात नहीं होती तो आप यहाँ होती और हम वहाँ आपकी जगह। काहे कि हम तो आज पहली बार यहाँ आए हैं, फिर भी वहाँ हम आपके बीच में ना होकर यहाँ है, तो कुछ तो टैलेंट दिखा होगा आपके सर को हमारे अंदर। तभी उसकी नजर खिड़की के पास खड़े प्रशांत जी पर पड़ती है जो अपने एक हाथ से कुछ और सुनाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये देख अर्पिता अपनी पलकों के साथ हल्की सी गर्दन झुकाती है और कहती है, खैर हम भी ना ये व्यर्थ बातें लेकर बैठ गए, चलिए आज कुछ नया ही सुनाते हैं, लेकिन हम बस कुछ लाइन्स ही ट्यून करेंगे, जो हो सकता है बेतुकी हूँ लेकिन इस समय हमारे दिल से आ रही हैं, तो वही ट्यून कर देते हैं। क्योंकि कहते हैं संगीत की धुनें तो दिल से निकलती हैं और सीधा दिल को भेदती हैं। तब तक एकेडमी का मैनेजर आ जाता है तो प्रशांत जी उन्हें वहीं खिड़की के पास रोककर कहते हैं, आज आपको एक नए टैलेंट से अवगत करवाते हैं, बस आप चुपचाप खड़े होकर उसे सुनना। कहते हुए सामने अर्पिता की ओर इशारा कर देते हैं, मेरे दर्द को महसूस कर जिसकी आंखों में पानी होगा, कहीं तो वो होगा, कहीं तो वो होगा, जो मेरी खामोशी में छुपे लफ्जों को मेरे बिन कहे समझ लेगा, कहीं तो वो होगा, कहीं तो वो होगा, जो मौसम की पहली बारिश में पानी भरी सड़क पर बिन हिचकिचाए बिन घबराए मेरे साथ भीगेगा, कहीं तो वो होगा, कहीं तो वो होगा, जो करता होगा परवाह हर रिश्ते की संजीदगी से लेकिन फिर भी मस्त मौला होगा, कहीं तो वो होगा, कहीं तो वो होगा। कहते हुए अर्पिता रुक जाती है। उसकी नजर खिड़की के पास खड़े प्रशांत जी पर पड़ती है जो उसे लाइक करने का इशारा करते हुए अर्पिता की ओर देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। वहीं मैनेजर सर तो कब का छात्रों के बीच में पहुंचकर उनके बीच का हिस्सा बन अर्पिता को सुन रहे हैं। सॉन्ग प्ले करने के बाद अर्पिता गिटार साइड में रख देती है और कहती है, चलो अब ये एक बार फिर तो हो गया, अब हम ट्यूनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। उसकी बात सुनकर पूर्वी प्रशांत जी की ओर देखती है तो वो गर्दन हिला वहीं खड़े रहते हैं। प्रशांत जी चोरी चोरी मैनेजर के पास जाकर बैठ जाते हैं और उससे पूछते हैं, कहिए रवीश जी, कैसा लगा आपको ये नया टैलेंट? रवीश जी,
टैलेंट तो बढ़िया ढूंढ कर लाए हैं आप, लेकिन क्या ये यहाँ इन छात्रों को हैंडल कर पाएंगी? अरे रवीश जी, सब आपके सामने है, फिर भी आपको संदेह है, फिर तो ये बहुत ही गलत है। मैं कोई सिफारिश नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे लगा एक बार आपको खुद से देखना चाहिए। जानता हूँ मैं, तुम यूं ही किसी को मुझे खुद से देखने के लिए नहीं कहोगे। इनसे एक बार बात कर लेना, अगर इन्हें सूटेबल हो तो फिर पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम यहाँ ये ज्वाइन कर सकती हैं। ओके ओके रवीश जी, धन्यवाद। कहते हुए प्रशांत जी निकलकर अप्पू के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देख अप्पू एक लम्हा झिझकती है, लेकिन अगले ही पल खुद को संयत कर अपना टॉपिक क्लियर करने लगती है। प्रशांत जी आगे पहुंच जाते हैं और अर्पिता को ज्वाइन करते हुए क्लास जारी रखते हैं। कुछ ही देर में क्लास खत्म हो जाती है तो पूर्वी प्रशांत जी को बाय कहने आती है, तो प्रशांत जी उसे थैंक्स कहते हैं। जवाब में पूर्वी मुस्कुराती है और चली जाती है। अर्पिता दोनों की मुस्कुराहट देख लेती है और प्रशांत जी के पास आकर कहती है, तो ये आप दोनों की मिली भगत थी नहीं? प्रशांत जी सभी छात्रों की ओर देख उन्हें बाय करते हुए फुसफुसाते हुए कहते हैं, हाँ थी तो, लेकिन इसका फायदा तुम्हें होगा। हमें? कैसे? अर्पिता ने पूछा। वो ऐसे, यहाँ के जो मैनेजर है ना, उन्होंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी है, तो उन्हें लगता है कि तुम यहाँ के इन छात्रों को अच्छे से हैंडल कर सकती हो, तो चाहो तो पढ़ा सकती हो यहाँ। पार्ट टाइम या फुल टाइम चॉइस है तुम्हारी। प्रशांत जी की बात सुन अर्पिता हैरानी से उनकी ओर देखती है। प्रशांत जी उससे कहते हैं, हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा टैलेंट तुम्हें जॉब ऑफर करा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पार्ट टाइम ही कर सकते हैं, क्योंकि ये माहौल हमें ज्यादा सूटेबल नहीं है। कुछ घंटों बाद ही सर दर्द होने लगता है। फुल टाइम तो हमें केवल ऑफिस जॉब ही सूट करती है, हम वहीं देखेंगे फुल टाइम के लिए। ओह ऐसा क्या? ठीक है, तो समझो तुम्हारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व्ड। कल ठीक 10 बजे तक तैयार रहना और मेरे साथ चलना, ओके? इस बार अर्पिता हैरान होने के साथ साथ परेशान हो जाती है। उसका खिला चेहरा एकदम से उतर जाता है और ये देख प्रशांत जी उससे कहते हैं, उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं जहां लेकर जाऊंगा वहां तुम्हें जॉब तुम्हारी नॉलेज के आधार पर मिलेगी, सो डोंट वरी। प्रशांत की बात सुन अर्पिता उसकी ओर देखती है और दिल से बिना बोले आभार व्यक्त करती है। तो प्रशांत जी भी अपनी पलकें झपकाकर मुस्कुरा भर देते हैं और मन ही मन कहते हैं, मैं कोशिश करूंगा अर्पिता कि तुम्हारा हर दर्द, हर परेशानी अपनी बेइंतहा मोहब्बत से दूर कर सकूं। बस मुझे नहीं अच्छा लगता तुम्हारा ये मुरझाया चेहरा, बुझी हुई मुस्कान और सोनी सी खाली आंखें। मुझे तो तुम्हारे चेहरे पर सुकून और मुस्कुराहट ही भाती है, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्रशांत को खोया देख अर्पिता इशारे से पूछती है, क्या हुआ? प्रशांत कुछ नहीं कहता है और बाहर गैलरी में निकल जाता है, जहां मैनेजर फोन पर बात कर रहे हैं। वो उनके पास आकर खड़ा हो जाता है और उनके फोन रखने का इंतजार करने लगता है। मैनेजर फोन रखता है तो प्रशांत जी उससे कहते हैं, रवीश आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। रवीश, ठीक है जाओ, वैसे भी भाई तुम अपने शौक और दोस्ती की वजह से यहाँ आते हो और फ्री सर्विस रहती है तुम्हारी, तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ? प्रशांत, वो तो मैं शांत हवा का झोंका हूँ, जिसके शोर को सिर्फ खामोशी से सुना जा सकता है मेरे भाई। कब कहाँ से गुजर जाऊं पता लगाना हर किसी के बस की बात नहीं। जी, लेकिन हवा के झोंके को अगर चंचल खुशबू का साथ मिल जाए तो ये झोंका खुद महकने के साथ ही साथ पूरी बगिया को महका सकता है, अर्पिता ने बाहर आते हुए कहा। और उसकी बात सुन प्रशांत जी मुस्कुरा भर देते हैं। वहीं रवीश कहता है, ये तुझे सही मिल गई है, सोने पर सुहागा टाइप। कहते हुए रवीश जी मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। प्रशांत, चलें घर? इतनी धीमी आवाज में प्रशांत ने कहा कि अर्पिता उसकी ओर, तो प्रशांत जी बाइक रोक को अगर चंचल खुशबू का साथ मिल जाए तो ये झोंका खुद महकते हैं। वहीं रवीश कहता है, ये तुझे सही मिल गई है, सोने पर सुहागा टाइप। कहते हुए रवीश जी मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। प्रशांत, चलें घर? इतनी धीमी आवाज में प्रशांत ने कहा कि अर्पिता उसकी ओर देखने से खुद को न रोक पाई। ओहो, घर मतलब रूम पर? अब साथ आए हैं तो साथ चलना भी होगा ना? जी सो तो है, चलिए। प्रशांत और अर्पिता दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं, जहां प्रशांत अपनी बाइक निकालकर दरवाजे पर ले आता है और अर्पिता को बिठा बाइक स्टार्ट कर वहां से निकल जाते हैं। वो बाइक दौड़ा रहे हैं लेकिन रूम पर ना ले जाकर दूसरे रास्ते पर मोड़ लेते हैं, जिसे अर्पिता देखती है और समझ जाती है कि ये रास्ता घर का तो नहीं है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। लगभग 2 मिनट बाद प्रशांत बाइक एक मॉल के सामने जाकर रोकते हैं। अर्पिता सामने देखती है तो मॉल देख कहती है, हम यहाँ क्यों? पहले नीचे उतरो फिर बताता हूँ। ओके कहकर वो नीचे उतर जाती है। अंदर एंट्री गेट पर मेरा वेट करना, मैं बस अभी आया। ठीक है, ऐसा कहकर वो वहां से एंट्री गेट पर पहुंच जाती है। प्रशांत बाइक पार्क करके वहीं आ जाते हैं और अपना गिटार वाला बैग नीचे लगेज रूम में जमा कर बैज लेकर वहां से अर्पिता के पास पहुंचते हैं। चलो अंदर, अर्पिता से कहते हैं। जी, अर्पिता बोली और दोनों वहां से अंदर निकल जाते हैं। प्रशांत अर्पिता को वुमेन्स क्लॉथ डिपार्टमेंट के काउंटर पर जाकर खड़ा कर देते हैं और वहां मौजूद स्टाफ से कहते हैं, इनके लिए कुछ अच्छी फॉर्मल ड्रेसेस दिखाइए। उसकी बात सुन अर्पिता एक बार फिर उसके मुंह की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगती है। तो प्रशांत जी उससे धीमे से कहते हैं, ऑफिस में जॉब पर जाओगी तो क्या ऐसे ही जाओगी? कुछ अच्छी ड्रेसेस तो होनी चाहिए ना। सो अभी अपनी पसंद की देख लो और खरीद लो और पूरा हिसाब किताब रखना, काहे कि मेरी उधार छोड़ने की आदत नहीं है, तो अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब कोई परेशानी नहीं है, अर्पिता कहती है और कुछ कपड़े चुनती है। प्रशांत जी वहीं एक तरफ खड़े हो जाते हैं और मोबाइल उठाकर काम करने लगते हैं। बीच बीच में अर्पिता के चुने हुए कपड़ों को भी देख लेते हैं।
अर्पिता कपड़े चूज कर लेती है। सेल्समैन, मैम आपका सामान काउंटर पर मिल जाएगा, आप लोग वहीं पे कर अपना सामान ले लीजिएगा। ओके कह वहां से अर्पिता प्रशांत के पास जाती है और उनसे चलने को कहती है। ठीक है कह प्रशांत जी मोबाइल अपनी पॉकेट में रखते हैं और कहते हैं, अप्पू और भी कुछ लेना हो तो देख लो, हम लोग अभी भी मॉल में ही हैं। कुछ लेना तो है लेकिन। फिर वो ऐसा कह चुप हो जाती है। प्रशांत जी, जो भी लेना है ले लो, इतना सोचो नहीं, यहाँ पर बिल निकाल देते हैं तो सब तुम्हारी नजर में रहेगा। तुम भी ना कितना सोचती हो, जो बात तुम सोचती हो स्पष्टता के मामले में वही मैं भी मानता हूँ, और सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत अच्छी लगी। ये एक ऐसा गुण है जो हर किसी में नहीं होता। खैर बातें तो बाद में होती रहेंगी, तुम देख लो अपने लिए जो भी कुछ लेना हो। ओके लेकिन इसके लिए हमें काउंटर चेंज करना पड़ेगा, अर्पिता ने कहा। ठीक है तो फिर तुम मुझे पेमेंट काउंटर पर मिल जाना, ठीक है जी। कहकर अर्पिता वहां से चली जाती है तो प्रशांत जी कपड़ों वाले काउंटर के पास जाते हैं और वहां मौजूद सेल्समैन से कहते हैं, अभी जो मैडम जो कपड़े देख रही थी ना, उनमें एक ब्लू डेनिम कुर्ती थी ना, उसके 2 पीस और निकाल दीजिए। ओके सर। ऐसा कहे वो सेल्स पर्सन प्रशांत जी के बताए हुए वो दोनों कपड़े निकाल कर दे देता है। प्रशांत जी दोनों कुर्ती पैक कराकर काउंटर पर भेजने के लिए कहते हैं और नीचे काउंटर पर आ जाते हैं। वहां आकर वो वहीं एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में अर्पिता वहां आ जाती है, उसके हाथ में 2-3 बैग और होते हैं और वो लाकर काउंटर पर रख देती है। सभी सामान की बिलिंग करवा लेती है। प्रशांत जी ऑनलाइन सर्विस के जरिए पेमेंट कर देते हैं और बैग उठाकर बाहर दरवाजे तक ले आते हैं। अप्पू ये बैग पकड़ो, मैं अभी बाइक लेकर आता हूँ, फिर चलते हैं। जी अर्पिता बोली तो प्रशांत जी लगेज रूम से अपना गिटार लेकर बाइक मॉल के दरवाजे के सामने ले आते हैं। अर्पिता सभी बैग्स को संभालकर बाइक पर बैठ जाती है। प्रशांत जी बाइक का मिरर अर्पिता की ओर सेट करते हैं और बाइक धीरे धीरे राइड करने लगते हैं। इतने सारे बैग्स पकड़ने में अर्पिता को थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है तो प्रशांत जी बाइक रोकते हैं और अर्पिता से नीचे उतरने को कहते हैं। अर्पिता जैसे तैसे संभलकर उतर जाती है तो प्रशांत जी अर्पिता का दिया हुआ रुमाल अपनी पॉकेट से निकालते हैं और उसके हाथ से सारे बैग्स लेकर नीचे रख देते हैं। वो रुमाल को राउंड राउंड करते हुए फोल्ड करते हैं और सभी बैग्स के सिरों से रुमाल के सिरे निकालते हुए सभी को इकट्ठे बांध देते हैं और फिर अर्पिता को देकर कहते हैं, अब इन्हें आराम से रखकर बैठना, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अर्पिता ने कहा। प्रशांत जी बाइक को फिर से स्टार्ट करते हैं। अर्पिता एक हाथ में बैग पकड़कर बैठ जाती है और प्रशांत जी मुस्कुराते हुए बाइक दौड़ा देते हैं। वो बाइक के शीशे में बीच बीच में अर्पिता को निहार लेते हैं। वहीं अर्पिता भी चोरी चोरी प्रशांत जी को देख लेती है और देखते हुए जब नजर मिल जाती है तो दोनों किसी चोर की तरह नजरें चुराने लगते हैं। उसके चेहरे पर हवा के जोर से बाल आ जाते हैं, जिन्हें देख प्रशांत जी मन ही मन कहते हैं, ये जो तुम्हारे चेहरे पर लहराते बाल हैं, ये उन्हीं का कमाल है जो बादलों के बीच लुकते छिपते चांद का एहसास करा रहे हैं। वहीं अर्पिता मन ही मन सोचती है, इस स्वीट सी सीरत पर तो हम सारा जीवन हार जाएं। वो इतना केयरिंग, इतना जिम्मेदार होने के साथ इतना हैंडसम भी हो सकता है, असंभव सा लगता है। मोस्टली ये सभी क्वालिटीज एक ही इंसान में कहाँ देखने को मिलती हैं। हाय, अर्पिता अपनी ही सोच में डूबी हुई होती है। बाइक के रुकते ही वो अपनी सोच से बाहर आ जाती है और कहती है, हम घर आ गए प्रशांत जी। प्रशांत जी सामान के बैग्स उठाते हुए मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ हम हमारे घर आ गए।